अच्छा, इसमें से सब कोई क्या CHSL भरेगा क्या अमन? हाँ, CHSL नहीं। आप लोग ना देखिए, अगर आपकी बाउंड्री कंडीशन ठीक ठाक है, बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये है कि आपकी एज लिमिट, अगर आप 18 to 25 हैं, अभी 18 नहीं हुए हो तो भर नहीं सकते हो। ठीक है, हम बता रहे हैं उसकी एज लिमिट। हालांकि आप जाके उस पर नोटिफिकेशन पर जाएंगे, देखेंगे, अगर आप उसके क्राइटेरिया में आ रहे हो तो 10+2 अर्थात CHSL, इसका पूरा नाम जानते रहिएगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। SSC में कई प्रकार का एग्जाम होता है। जो उसका सबसे बड़ा भाई है, SSC का सबसे बड़ा भाई जो होता है वो होता है CGL। ठीक, इसके बाद एक आता है इसमें SSC में CPO SI आता है। इसके बाद आता है SSC में SSC 10+2। 10+2 को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल भी बोलते हैं। एक होता है स्टेनो, एक होता है MTS। बता रहे हैं लगभग इतने हैं, और SSC एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है स्पेशल करके, लेकिन मुख्य इसमें है। जो CGL है इसमें 22 प्रकार की नौकरी, नहीं 28 है, कभी इसमें घटता बढ़ता रहता है, और इसमें अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। SSC CGL को मिनी IAS कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आसान नहीं है, नाम से लगता है यार 25 क्वेश्चन मैथ का होगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, 25 क्वेश्चन GS का होगा। दूर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो कहते हैं आओ बेटा हम तुमको बताते, तुम्हारी जिंदगी नाश करते हैं। जिंदगी नाश करने का मतलब ये है कि या तो आप लगिए तो फुली डेडिकेशन के साथ लगिए, ये नहीं कि कभी हम SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो कभी उत्तर प्रदेश पुलिस का दे रहे हैं, कभी लेखपाल आ रहा है तो उसका भी दे रहे हैं। कुछ नहीं हो पाएगा, ना तुम इधर के रह जाओगे ना तो उधर के रह जाओगे। अगर तुम ठान लिए हो कि हमको SSC का एग्जाम देना है तो उसको ठान लो, कम से कम 2 से 3 साल। 1 साल में वही जीनियस टाइप का पर्सन होगा वही निकाल सकता है, लेकिन आज नॉर्मल जो प्लेन ग्रेजुएट होके जाता है, प्लेन ग्रेजुएट का मतलब होता है BSc BA BCom करके जो जाता है उसको प्लेन ग्रेजुएट बोलते हैं। अगर आप प्लेन ग्रेजुएट होके जा रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल ट्रेड से आते हो तो डजेंट मैटर, वो आप दूसरे तरीके से, उसको पढ़ने का तरीका दूसरा होता है उनका। बीटेक वालों का बैठते हैं तो 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, नहीं बैठते तो 24 घंटे मस्ती करते हैं। ठीक, MBA हो गया, वो उन सबको छोड़ के। तो इसमें कुल मिला जुला के 28-30 प्रकार की वैकेंसियां होती हैं, जिसको बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और ये CPO SI है, ये इसको कह सकते हैं दिल्ली SI कह दीजिए। एक होता है LDC 10+2 में पोस्टल ऑफिसर का पोस्ट आता है, LDC के लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क आता है इसमें। स्टेनो में आता है आपका शॉर्ट हैंड। इसका एग्जाम सबका देखो एग्जाम अलग अलग है, इसका दूसरे हिसाब से होगा। इसमें प्री होगा, मेंस होगा और रिटेन होगा, 3 एग्जाम इसमें होगा। और पहले तो कुछ में इंटरव्यू भी था, लेकिन अब हट गया है। CPO SI में प्री होगा, फिर इंग्लिश का एक पेपर होता है, फिर इसमें फिजिकल होता है। 10+2 में भी आपका प्री होगा, कभी कुछ कुछ का है मेंस होता है, कुछ कुछ का मेंस नहीं होता है। ठीक, स्टेनो में पहले तो आप एग्जाम दोगे, इसके बाद इसकी टाइपिंग, वो भी शॉर्ट हैंड होती है। जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूं उतनी स्पीड से लिखने की क्षमता होती है, उसका भाषा अलग है। ठीक, जिसको बोलते हैं स्टेनो या शॉर्ट हैंड। और एक MTS का पोस्ट होता है मल्टीटास्किंग।
ये सबसे लोवेस्ट पोस्ट यही है इसकी MTS। और सबसे अपर में आएंगे CGL में, तो इसमें बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, AAO है, ऑडिटर है, इनकम टैक्स है, बहुत वैरायटी की वैकेंसी होती है इसमें। लेकिन मैं इंग्लिश की बात करूंगा, इंग्लिश में क्या क्या कैसे आपको पढ़ना है भाई, एक बार बताया था इसके पहले, फिर बता देता हूं। जैसे CHSL का अभी फॉर्म भराया जा रहा है, इंग्लिश के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप डेली कम से कम 10 से 20 वर्ड पावर याद करिए। और आज से अभी से याद नहीं होता है, याद करना पड़ेगा। कोई ट्रिक नहीं है, जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं बता दूंगा। आप कोई भी सोर्स एक अपना लो, न्यूज़पेपर ले लो, डेली एक न्यूज़पेपर लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो मीनिंग आपको नहीं समझ में आती है सोर्स से भाई गूगल से मार लो उसको, डिक्शनरी ऑनलाइन डिक्शनरी आती है उसको देख लो, ठीक। डेली आप कम से कम 10 से 20 वर्ड पावर रटेंगे। कल अगले पर जाएंगे तो पिछला एक बार रिवाइज करके अगले को फिर रटेंगे। अगर इतना काम आज से और अभी से करते हो तो आपका अप्रैल में एग्जाम होगा ना इसका, मई में ना, हाँ वही जो भी है, अभी मिला जुला के 4 महीने का टाइम है, आप तब अच्छे से एग्जाम क्रॉस कर सकती हो। अगर नाम मात्र की पढ़ाई करते हो, आप रोज 2 4 6 वर्ड याद कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बस आप कहोगे हाँ हम SSC का एग्जाम देते हैं, निकाल नहीं पाते हैं। निकालने के लिए डेली ये करना पड़ेगा, और है कुछ नहीं, बस एक लगन होनी चाहिए। अपने अंदर एक जुनून पैदा करो कि डेली हम वर्ड पावर याद करेंगे, इसको लर्न करेंगे। अब वो क्या होगा, हमने बताया था आप लोग नॉर्मन लेविस की बुक ले लो, वहां से उसमें मिला जुला के 60-65 एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में कम से कम 10 से 15 वर्ड है, और अच्छे अच्छे वर्ड है। एग्जाम में वहीं से जो है वर्ड पावर कॉपी हो जाता है, वहां से कॉपी हो जाएगा। और आप लेना चाहते हो तो SP बख्शी की बुक ले लो, ठीक। और एक आध बुक लेना चाहते हो तो एक ब्लैक बुक ऑफ वोकेबलरी आती है, कम से कम 2-3 बुक रखिए और पढ़िए, और डेली उसको रट्टा मारिए, तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं ना, इतना काम कर पाएंगे, मौके नहीं है। चलिए मेरा काम था बताना, अब मुद्दे की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को वर्ड पावर बता दूं, चलिए लिखिएगा। ज्यादातर फोकस करिएगा वर्ड पावर पर, क्योंकि उसकी ग्रामर क्वेश्चन को आप दिमाग में अगर फार्मूला आया तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वर्ड पावर आपका क्लियर है तो टाइम नहीं लगेगा, विदिन सेकंड आप क्लिक कर दोगे। क्लियर है? चलिए, उस दिन कहां तक बताया था भाई, पहले क्या बताऊं, पहले इडियम फ्रेज बता देता हूं, ठीक। लिखिएगा, एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड। हाँ क्या चीज, पहले देखो सब मैं बताऊंगा, रूट वर्ड से जितना हो पाएगा रूट वर्ड से बताऊंगा, नॉर्मली जितना हो पाएगा नॉर्मली बताऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा बताऊंगा। आप चिंता मत करिए, लेकिन जितना बताया उतना करिए। एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ, टू बी एट स्ट्राइफ। इसका मतलब होता है हमेशा भिड़े रहना, हमेशा भिड़े रहना। हमेशा भिड़े रहना, ठीक। अगला लिखिएगा, बोन ऑफ कंटेंशन बताया था कि नहीं, लिखिएगा बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ
कंटेंशन, इसका मतलब होता है काज ऑफ क्वारल। काज ऑफ क्वारल, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। अब जरूरी नहीं है कि एक ही हो, ठीक। उस दिन मैं शायद बताया था एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बताया था। ये सब एक ही चीज है, कहीं से भी ये पूछा जा सकता है। और जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूं। हाँ, सब है, बहुत अच्छी किताब है एसपी बख्शी। एक मिनट, आप नहीं लेंगे फिर भी मैं आपको रटवा दूंगा। लिखिएगा एट ड्रैगर्स ड्रॉन, एट ड्रैगर्स ड्रॉन, एट ड्रैगर्स ड्रॉन। लिखिएगा टू हैव बिटर इनमिटी, टू हैव बिटर इनमिटी, टू हैव बिटर इनमिटी, जिसको कह सकते हैं दुश्मनी, वो भी खतरनाक वाली दुश्मनी। टू हैव बिटर इनमिटी, ठीक। अगला लिखिएगा, इसको मिटा दें, बोलिए भाई। अगला लिखिएगा एड फ्यूल टू द फ्लेम, एड फ्यूल टू द फ्लेम, एड फ्यूल टू द फ्लेम, या इसी को कह सकते हैं एड फ्यूल, एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फायर। दोनों एक ही चीज हैं, या तो एड फ्यूल टू द फ्लेम बोले या फ्लेम के स्थान पे फायर बोल दे, ठीक। डायलॉग याद आया? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझते हो, फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, ठीक। तो ये एड फ्यूल टू द फ्लेम या एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है टू मेक मैटर वर्स, टू मेक मैटर वर्स। लिखता हूं इसको, इसका मतलब हो जाएगा टू मेक मैटर वर्स। ये तीनों एक ही चीज है। टू मेक मैटर वर्स का मतलब होता है, आप लोग हिंदी में जानते हैं, जले पर नमक छिड़कना। क्या होता है? जले पर नमक छिड़कना क्या मतलब होता है? या मैं कहूं आग में घी डालना। ये दोनों हिंदी में मुहावरा पढ़ते हैं ना, जले पर नमक छिड़कना, आग में घी डालना, सब अंग्रेजी में यही है। एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फ्लेम, टू मेक मैटर वर्स, मतलब मामले को और अधिक बिगाड़ना, मामले को और अधिक बिगाड़ना। लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिएगा, मामले को और अधिक बिगाड़ना।
जिसका मतलब होता है टू मेक मैटर वर्स। अगला लिखिएगा एज्यूम एयर्स या एज्यूम्स एयर, एज्यूम्स एयर। एज्यूम्स एयर का मतलब होता है टू प्रिटेंड सुप्रियरिटी, टू प्रिटेंड सुप्रियरिटी। इसका मतलब होता है अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना या अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अपने आप को महान समझना, लेकिन ये खुद से है। हो गया। अगला लिखिएगा एट सिक्सेस एंड सेवेंस एंड सिक्सेस एंड सेवन। अच्छा, आपको इसके पहले मैंने बताया था एप्पल पाई ऑर्डर, कुछ याद आ रहा है? एप्पल पाई ऑर्डर नहीं याद आया? हमने लिखवाया था कि इन परफेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में, ये उसी का उल्टा है इन डिसऑर्डर, या हम जिसको कहते हैं तितर बितर होना, इसका मतलब हो जाएगा इन डिसऑर्डर। तितर बितर होना। तितर बितर होना। अगला लिखिएगा टू बी, या ऐसे लिख देना टू क्रॉस पर्पज, टू क्रॉस पर्पज। ये सारे के सारे वर्ड मैं एसपी बख्शी से बता रहा हूं, सब वहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे लिखो टू क्रॉस पर्पज। टू क्रॉस पर्पज, इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंस, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंस। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंस, इसका क्या मतलब है? आप समझते हैं जैसे कि मैं किसी चीज पर सहमति दर्शाऊं, लेकिन ये पंकज उसके उल्टा बोलता है, या यह जो चीज बोलता है मैं इसके विपरीत बोलता हूं, उसी को बोलते हैं एट क्रॉस पर्पज, मतभेद, या किसी के उल्टा जवाब देना। मैं हां करूं तो आप लोग ना करें, आप लोग हां करें तो मैं ना करूं, उसी को बोलते हैं टू क्रॉस पर्पज, टू कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंस। लिखिएगा आफ्टर वंस ओन हर्ट, आफ्टर वंस ओन हर्ट, जिसको कहते हैं दिल की बात मानना। दिल की बात मानना मतलब जो मेरी इच्छा करे मैं वही करूं, वही होता है आफ्टर वंस ओन हर्ट। हाँ,
पता नहीं, टेस्ट बोलिए। टू बी लाइकली, टू बी लाइकली आप लिख सकते हैं। इसमें जो है दिया है, हाँ भाई, टू वंस लाइकिंग, वही मतलब है। इसको लिख सकते हैं टू वंस लाइकिंग। टू वंस लाइकिंग। अगला लिखिएगा, एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ का क्या मतलब होता है? जिसे कहा जाता है किसी चीज का, जैसे नाटक समझते हैं ना, मूवी समझते हैं ना, उसका कोई मुख्य किरदार हो, उसी को कहते हैं एट द बॉटम ऑफ। टू मेनली रिस्पॉन्सिबल, टू मेनली रिस्पॉन्सिबल लिख दूं? टू मेनली रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब होता है एट द बॉटम ऑफ। लिखिएगा एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब क्या होता है, जरा सोच के बताइए। एट अ स्टोन्स थ्रो, पत्थर फेंकना ना, ना। लेकिन कहा जाता है पत्थर फेंकना लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई आपका मित्र हो, आप दोनों का घर ऐसे जगह पे हो कि आप दोनों एक दूसरे घर पत्थर फेंक सके, मतलब आप यहाँ से फेंके उनके घर पहुँच जाए, वहाँ से फेंके आपके घर आ जाए। इसका मतलब होता है, हालांकि मीनिंग अपोजिट है, उसको कहते हैं वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक या पास पास। क्या होगा? वेरी क्लोज, बहुत नजदीक या पास पास। लिख दे भाई इसको, वेरी क्लोज, पास पास। ये इतना है इडियम फ्रेज। थोड़ा सा आपको मैं लिखवा दूं वन वर्ड, ठीक? ये इडियम फ्रेज हो गए, लगभग 7-8 हो गया कि नहीं? हाँ, जो भी है आज की बात कर रहा हूं, ठीक, बहुत है 10। अभी सब ए से बता रहा हूं, एक चीज ध्यान में रखिएगा, सब ए से बता रहा हूं, उड़ा उड़ा के नहीं बता रहा हूं। अब कैसे बताए, आता एग्जाम में तो याद करना ही पड़ेगा। 2 आता है CHSL में, 2 इडियम फ्रेज आएगा, 2 एंटोनिम सिनोनिम आएगा, ज्यादा भी हो सकता है, 2 वन वर्ड आएगा, 2 होमोफोन्स आएगा। मिला जुला के 25 क्वेश्चन में से आपका 10-12 रहता है। अब मेरे पर विश्वास ना करके प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठाइएगा और इंग्लिश का देखिएगा, उसमें कितना वर्ड पावर के सेक्शन है, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। अब आपको आगे जानना है वन वर्ड, वन वर्ड। पहला जो वन वर्ड है, मैं कहता हूं टीटो टालर। टीटो टालर, टीटो टालर मतलब क्या होता है? इंग्लिश में लिखवा दे कि हिंदी में लिखवाएं? तो बहुत समस्या। हाँ, बाइलिंगुअल चलेंगे। टीटो टालर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का मदिरा पान न करता हो, कोई नशीली दवाएं न लेता हो, उसको हम कहते हैं
टीटोटालर, मद्यपान न करने वाला व्यक्ति। ठीक, इंग्लिश में लिखिएगा, वन हु doesn't take any intoxicating drugs। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, आप कह सकते हैं कि मद्यपान न करने वाला व्यक्ति, मद्यपान न करने वाला व्यक्ति। अगला लिखिएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। हाँ, तेज से बोलिए। कैसे पूछेगा? लिखा रहेगा वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स डैश करके 4 ऑप्शन कहेगा, चूज वन वर्ड फॉर दिस। तो उसके लिए आपको एक शब्द चुनना पड़ेगा, 4 ऑप्शन रहे, अगर आपको याद रहेगा तभी तो आप लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। लो, जैसे क्या है कि थोड़ी मीनिंग आप समझते रहेंगे तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। ऐसा कोई व्यक्ति जो ड्रग्स ना लेता हो, पढ़ ले पा रहे हैं ना, इसके बाद कहेंगे टीटोटालर होता है वो। अगला मैं कह रहा था एम्बीडेक्स्ट्रस, पहले इसको समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। एक होता है डेक्स्ट्रस, एक होता है सिनिस्टर। रुक जाओ, एक होता है क्या? डेक्स्ट्रस, एक होता है सिनिस्टर। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु राइट्स विद हिज राइट हैंड, या हम कह सकते हैं राइट हैंडेड पर्सन। दाएं हाथ से जो लिखता है उसको डेक्स्ट्रस बोलते हैं, और जो बाएं हाथ से लिखता है उसको सिनिस्टर बोलते हैं, और जो दोनों हाथ से लिखता हो उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? जो दाएं हाथ से लिखेगा डेक्स्ट्रस, बाएं हाथ से लिखेगा सिनिस्टर, दोनों हाथ से लिख सकेगा एम्बीडेक्स्ट्रस। पहले डेक्स्ट्रस सिनिस्टर लिखिए तब इसको लिखिए। ठीक, आप कहीं भी उसी कॉपी पे लिखिएगा जहां लिख रहे हैं, दाएं बाएं करके लिखिएगा, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस। लिखिएगा राइट हैंडेड पर्सन। अब राइट हैंडेड समझ रहे हैं ना, इसका क्या मतलब होगा? जो दाएं हाथ से लिखता हो, राइट हैंडेड पर्सन। दूसरा लिखिएगा सिनिस्टर, लेफ्ट हैंडेड पर्सन। लेफ्ट हैंडेड पर्सन। ठीक, तब इसमें आएंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, इसमें लिखिएगा अ पर्सन, इसमें लिखिएगा अ पर्सन हु कैन, अ पर्सन हु कैन राइट with both hands, write with both hands, with both hands, दोनों हाथ से लिखने वाला व्यक्ति। अब जरूरी नहीं है कि लिखने वाला, वो कोई काम भी करता है तो माना जाएगा। क्लियर है? अगला लिखिएगा
पास्थुमस, इसको मिटा देना, पास्थुमस। पास्थुमस अच्छा, अपने लॉजिक लगा लियो। पास्थुमस अलग चीज है। देखिए इसका क्या मतलब है। क्या आप सब जानते हैं गांव में कोई ऐसा बच्चा हो जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ हो? बोलो भाई, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। अगर कोई बच्चा है जो अपना जन्म अपने पिता के मृत्यु के बाद लेता है, उसको कहते हैं पास्थुमस चाइल्ड। क्या कहते हैं? पास्थुमस चाइल्ड। लेकिन जरूरी नहीं है ये जो वर्ड पास्थुमस है यह केवल चाइल्ड के लिए ही लगे, यह औरों के लिए हो सकता है। जैसे कहा जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अवार्ड मिलता हो लेकिन उसकी मृत्यु के बाद, कहते भैया मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ऐसा सुनते हैं ना। यानी मृत्यु के बाद अगर उनको कोई अवार्ड मिलता है वो हो जाएगा पास्थुमस अवार्ड। अरे बहुत मिला है, आप जाके गूगल करिएगा, इसके बारे में बहस ना करिए। मृत्यु के बाद बहुतों को मिला है, ठीक है। सुनिए, मदन मोहन मालवीय को मिला है, वो तो कब का निपट चुके थे, बाद में भी 2-3 साल पहले उनको मिला है। ठीक, सुनिए, दो हमने बताया, एक तो चाइल्ड होता है, एक आपका ये अवार्ड होता है, तीसरा आपका एक और आता है कि ऐसा कोई बुक या ऐसी कोई बुक जो या जिसका पब्लिश या जिसका पब्लिकेशन उसके ऑथर के मृत्यु के बाद हुई हो। कोई लेखक था भाई, वो कोई बुक लिखकर चला गया लेकिन उसकी बुक तब पब्लिश नहीं हुई थी जब वह मर गया तब उसकी बुक पब्लिश हुई थी, उसको बोलते पास्थुमस बुक। बात समझ में आई? अभी अपने से लिख लेंगे कि नहीं? लिख लीजिएगा, या तो कहिए तो लिखवा दूंगा। कहिए तो लिखवा दो भाई, लिख लीजिए। अ चाइल्ड, लिखिए इसमें, अ चाइल्ड born after, a child born after the death of father, पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेने वाला बच्चा। ऐसे अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, लिख सकते हैं अपने से बना के, बस हो गया इतना। अगला वर्ड लिखिएगा, ऐसा लिखवाऊं जो एग्जाम में बार बार आता हो। लिखिएगा फिलैंडरर। फिलैंडरर मतलब समझते हो? वर्ड है थोड़ा सा दूसरे हिसाब से है, इधर बुरा मत मानना, है पूछा जाता है। ऐसा कोई लड़का जो ये सोचता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ,
ठीक, और हमेशा लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता हो, इसको कहते हैं मजनूगिरी करना या मजनूगिरी करने वाला। और एक होता है अफिसियांडो, जिसको बोलते हैं मजनू। तो ये लिख लीजिएगा, मजनूगिरी करने वाला। अफिसियांडो, अगला लिखना है अफिसियांडो। इसका मतलब मजनू होता है। हो गया। अगला लिखिएगा स्वैशबक्लर। स्वैशबक्लर, इसका मतलब क्या होता है? अ बोस्टफुल पर्सन, अ बोस्टफुल पर्सन। बोस्ट मतलब, बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना, डींग मारे ना तो सही। ठीक, तो कहेंगे अ बोस्टफुल पर्सन का मतलब डींग मारने वाला व्यक्ति अर्थात भौकाली। ठीक, वही कहते हैं ना आप लोग, तो इसको लिख लीजिएगा डींग मारने वाला पर्सन अर्थात भौकाली। अगला लिखिएगा पेनाशिया। पेनाशिया, आप लोग कभी कभी गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, तो रोड पर बाबा बर्फानी की दवाई मिलती है, सभी मर्जों का एक इलाज, है ना? मिलता, लिखा मिलता है नहीं? तो वही है पनाशिया, वो अलग चीज़ है, मैंने उसको बता दिया। लेकिन ये होता है कि सभी बीमारियों का मात्र एक इलाज, जिसको कहते हैं रामबाण, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों का एकमात्र इलाज, अर्थात इसको कहते हैं रामबाण। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा नोट करने के बाद, ये क्योर है ना, इधर पंकज, ये क्योर है ना, थोड़ा सा मैं बना दू इसको क्यूरेटर, क्यूरेटर। हाँ बोलो बोलो ना, आप दिक्कत हो जाएगा। किसकी देखभाल करने वाला, स्पेशल वर्ड हो जाएगा, बता दे, तो इसलिए तो बोल रहा हूं ना इसको। ये हो गया ना, पेनाशिया याद रखना। क्यूरेटर का मतलब होता है रखवाला, रखवाला। लेकिन कौन सा रखवाला? यह रखवाला जो क्यूरेटर है ना, ये स्पेशल वर्ड है। यह हो जाता है जो किसी पिच की रखवाली करता है। पिच समझते हैं ना? हाँ, क्रिकेट नहीं देखे हो, क्रिकेट के बारे में जानती हो ना, पिच समझती हो ना, तो ये हो जाएगा पिच की रखवाली करने वाला। ये अलग वर्ड है भाई, पिच के लिए है तभी हो पाएगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता इसका। पिच की रखवाली करने वाला क्यूरेटर। हो गया, बस वही रखवाला।
बस रखवाला समझिएगा, बहुत ज्यादा बताने कोई मतलब नहीं। पैरोला समझते हो, ओमनीसेंट, हाँ ये एक वर्ड है, आ गया, ठीक है, मिटाएं इसको। अगला जो वर्ड है ये भी अच्छा खासा वर्ड है, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया नहीं जानते हो? जांट समझते हो? जांट, JAUNT, जांट समझते हो? सोजन समझते हो? ओडिसी समझते हो? समझते क्या हो? सबका मतलब यात्रा होता है। जांट का मतलब होता है कुछ लोग घूमने के लिए छोटे मोटे शहर में, लिखना नहीं, सब अलग से लिखवाऊंगा, यात्रा जब पढ़ाऊंगा सब अलग से लिखवाऊंगा। जांट का मतलब होता है खुशी से बिताया हुआ कुछ पल यात्रा में। ओडिसी का मतलब होता है एक लंबी यात्रा। सजर्न का मतलब होता है एक छोटी यात्रा। वोएक का मतलब होता है समुद्री यात्रा। ठीक, वो सब यात्रा है। लेकिन यहां पर नॉस्टैल्जिया है, सपोज दैट आप कहीं घूमने जाते हो, सपोज यात्रा वैसे ही बोल दिया, आप लोग कहीं घूमने जाते हो, जब घूम कर आते हो वापस घर, जब बैठते हो, सोते हो, क्या आपको वहां की सारी क्रियाकलाप, वहां की सारी बातें याद आती हैं? याद आती है ना? एक चीज, आप अभी ग्रेजुएशन कर चुके हो, कुछ लोग कर रहे हैं, वो इंटर की बातें याद आती है क्या आपको? वो आपको नॉस्टैल्जिया हुआ। इसका मतलब होता है कि बीती बातें याद आना, उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिया। लिख लीजिएगा, बीती बातें याद आना। ये स्पेशल वर्ड है, सब जितना भी लिखवा सब वन वर्ड की स्पेशल वर्ड है, बीती बातें याद आना। हाँ भैया बताइए। इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वो डेथ में आता है, तुरंत मर जाए। देखो जो होता है इन्फेंटिसाइड, साइड का मतलब होता है टू किल, एक मरना होता है, एक मारना होता है। जब हम मार देंगे तो इन्फेंटिसाइड, स्वयं मर जाता है, डजेंट मैटर, उसका कोई नाम नहीं है। वैसे साइड ही रूट वर्ड है, न्यूसाइड, रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड, पैट्रिसाइड, पेरिसाइड, मेट्रिसाइड, सोरोरोसाइड, इग्जोरियोसाइड, हर्पेटिसाइड, कैनिसाइड। ठीक, कम से कम 25-30 साइड से वर्ड हैं, वो अलग से एक रूट वर्ड है, उसमें बताया जाएगा। जर्मीसाइड, ठीक, वो अलग चीजें हैं, वो अलग से आपको साइड जब रूट वर्ड बताया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। क्लियर है? क्या क्लियर है हर्षवर्धन? अच्छा, यहाँ क्लियर करना है। इसका मतलब होता है बीती बातें याद आना। अभी आप कोचिंग से घर गए, रूम पर गए, खाना पीना खाया, आराम करेंगे तो जो चीजें मैं बता रहा हूं याद आएंगी, तो वही नॉस्टैल्जिया है आपका। ठीक है। अल्मा मेटर समझते हो? अल्मा मेटर क्या होता है? अल्मा मेटर, नहीं वो नहीं, बताते हैं आपको अल्मा मेटर क्या है। कहा जाए कि आप जहां पर पहले कहीं शिक्षा ग्रहण किए हो, वो आपका विद्यालय हो, नर्सरी हो, उसी को अल्मा मेटर कहते हैं। आप हाई स्कूल कहीं से शिक्षा प्राप्त किए हैं, जिस विद्यालय से आप शिक्षा प्राप्त किए हाई स्कूल की, वो आपके लिए अल्मा मेटर कहलाएगा। मैं टीडी कॉलेज का पुराना छात्र हूं, मैंने टीडी कॉलेज से बीएससी एमएससी किया हुआ है, तो ये टीडी कॉलेज हमारा अल्मा मेटर है। तो आप कहेंगे ऐसा कोई संस्थान जहां से इसके पहले मैंने या पूर्व मैंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक, लिख लीजिएगा, ऐसा कोई संस्थान जहां से
पूर्व में शिक्षा प्राप्त किया गया हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जितने भी लोग ऑनलाइन देखेंगे इसको बाद में, भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा।